हेलो एंड वेलकम टू पिनिकल लॉ पॉइंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस जजमेंट जो कि है बेरुबारी यूनियन केस ऑफ 1916। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा आर्टिकल और टर्म्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। जजमेंट में जाने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानना जरूरी है ये समझने के लिए कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों हुआ। What were the circumstances or what were the political situation of India at that time which led to the initiation of this case in the Supreme Court? So 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और इंडिया को इंडिया के लोग ही संभालेंगे। Therefore, on 18 July 1947, the British Parliament enacted the Indian Independence Act और उसके ऑलमोस्ट एक महीने बाद 15 अगस्त को इस एक्ट को एनफोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जिस दिन को हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन जाने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को दो कंट्री में डिवाइड करने का डिसाइड किया, इंडिया और पाकिस्तान एज यू नो इट। और ये कब किया और कैसे किया? ये जो एक महीने का गैप था, ड्यूरिंग दिस 1 month पीरियड अ बाउंड्री कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और सर सिरिल रैडक्लिफ को इस बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। नाउ हु इज सर सिरिल रैडक्लिफ? सर सिरिल रैडक्लिफ एक ऐसा आदमी है जिसको इंडियन कल्चर और इंडियन टोपोग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बहुत ही कम नॉलेज थी, ना के बराबर नॉलेज थी। उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया गया इंडिया को डिवाइड करने का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ यू मस्ट बी आस्किंग कि ऐसे इंसान को क्यों दिया, इसको तो कुछ पता नहीं। वो इसलिए कि बॉर्डर बनाने का जो इम्पोर्टेंट काम है वो विदाउट फेवरिज्म के हो, विदाउट कोई बायस ये काम होना चाहिए। इस वजह से सर सिरिल रैडक्लिफ को ये काम दिया गया। सर सिरिल रैडक्लिफ को बहुत ही कम टाइम मिला इतना बड़ा काम करने का और जल्दबाजी में उसने हिंदू मेजोरिटी एरिया और मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को डिवाइड किया बाय कनेक्टिंग द पुलिस स्टेशंस बिटवीन द टू। और 12 अगस्त 1947 को, जस्ट 3 days बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, उसने अपना काम सबमिट किया। He submitted a map and its description, जिसको कहा जाता है द रैडक्लिफ रिवॉर्ड या रैडक्लिफ अवार्ड। अब ये रैडक्लिफ अवार्ड नाम को याद रखना, ये बाद में भी यूज होगा इस वीडियो में। अब रैडक्लिफ के अवार्ड में वो मैप था जिसमें ड्राइंग है बॉर्डर का और उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। रैडक्लिफ अवार्ड में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पाकिस्तान, इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश। ये करके ब्रिटिश गवर्नमेंट चले गए, रैडक्लिफ ऑल्सो वेंट अवे एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम फ्री कंट्री। अब क्योंकि ये काम बहुत जल्दबाजी में हुआ, बॉर्डर को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने लगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट इन द ईयर 1950 एस्टैब्लिश्ड एन इंडो पाकिस्तान बाउंड्री डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ये छोटे छोटे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक बाउंड्री डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को बनाया गया। द बाउंड्री डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जस्टिस एल्गोट बैगे। इस ट्रिब्यूनल में बहुत सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दिया गया, बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने बेरुबारी यूनियन का कोई भी इशू रेज नहीं किया। 1950 में बहुत सारे बाउंड्री रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बट पाकिस्तान रेज्ड नो इशू अबाउट बेरुबारी यूनियन। After 2 years, in the year 1952, पाकिस्तान started claiming बेरुबारी यूनियन। अब बेरुबारी यूनियन उस वक्त वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टेरिटरी थी। It was a part of India and it was governed as a part of India. Now Radcliffe Award, remember Radcliffe Award में मैप है जिसमें बॉर्डर ड्रॉ किया गया है और उसी का डिस्क्रिप्शन भी है। Now according to the map, the border which is drawn on the map, Berubari Union belonged to Pakistan, East Pakistan. But according to the description, the map belonged to India. और इसका फायदा उठा के पाकिस्तान started claiming Berubari Union. तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू एंड द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फिरोज खान नून, दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट बनाया जिसे कहते हैं नेहरू नून अग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो तेरा ना मेरा बेरुबारी यूनियन को हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेंगे, बेरुबारी यूनियन के बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और ऊपर का हिस्सा इंडिया का और नीचे का हिस्सा पाकिस्तान का। तो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की बात है नेहरू नून अग्रीमेंट में।
उसके साथ साथ कुछ बिहार का छोटा छोटा एनक्लेव्स है जो एक्सचेंज कर लेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द नेहरू नून अग्रीमेंट. तो इस अग्रीमेंट में जवाहरलाल नेहरू पुट हिज सिग्नेचर एंड दिस अग्रीमेंट वाज डेटेड 10th of September 1958. उसके बाद स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट. वेस्ट बंगाल के लोग, स्पेशली बेरुबारी यूनियन के लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई कि हमारा वोट लेके तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो और हमें ही तुम अभी कह रहे हो कि निकल पहली फुर्सत में पाकिस्तान. ये तो गलत है. तो बहुत प्रोटेस्ट हुई और ये बात पहुंच गई प्रेसिडेंट के पास. उस वक्त के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी समझ नहीं आया कि भाई करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या. तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने सवाल पूछा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बाय यूजिंग हिज पावर्स अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कहता है आर्टिकल 143? Power of president to consult the Supreme Court. If at any time it appears to the president that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, which is of such nature and of such importance, public importance, that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the questions to the court for consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit, report to the president its opinion thereon. ये है आर्टिकल 143. प्रेसिडेंट ने कुछ सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट उन सवालों का जवाब देता है बाय पासिंग दिस जजमेंट, एंड दिस जजमेंट इज नोन एज द बेरुबारी यूनियन केस ऑफ 1960. अब चलते हैं जजमेंट में. सो द प्रेसिडेंट आस्क्ड 3 क्वेश्चंस. अब ये 3 क्वेश्चन में जाने से पहले आर्टिकल 3 और आर्टिकल 368 थोड़ा पढ़ना जरूरी है. उस टाइम पे आर्टिकल 3 और आर्टिकल 368 क्या थी? लेट्स सी. आर्टिकल 3 रीड्स एज फॉलोज. पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी from any state or by uniting 2 or more states or parts of states by uniting any territory to a part of any state, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state, provided that no bill and etc. blah blah blah. तो आर्टिकल 3 में कहता है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट. किसी भी स्टेट के बाउंड्री को कम ज्यादा ऑल्टर कर सकता है पार्लियामेंट. आर्टिकल 368 अब देखते हैं. आर्टिकल 368 रीड्स एज an amendment of the constitution may be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 members of that house present and voting. Article 368 provides for constitutional amendment. Constitution में change लाने का power parliament को देता है आर्टिकल 368. समझ में आई आर्टिकल 3 और 368. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस दैट द प्रेसिडेंट आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट. पहला क्वेश्चन, इज एनी लेजिस्लेटिव एक्शन नेसेसरी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू बेरुबारी यूनियन. अब लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब है कोई नया लॉ बनाना या प्रेजेंट लॉ में चेंजेस लाना. तो क्वेश्चन ये था कि बेरुबारी यूनियन, ये जो अग्रीमेंट हुआ नेहरू नून का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बेरुबारी यूनियन को लेन देन करने के लिए क्या कोई नया लॉ बनाने की जरूरत है या प्रेजेंट लॉ में चेंजेस लाने की जरूरत है. अगर है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ सो इज a law of parliament relatable to article 3 of the constitution sufficient for the purpose, or is an amendment of the constitution in accordance with article 368 of the constitution necessary. तो सेकंड क्वेश्चन है, अगर पहला सवाल का जवाब यस, तो आर्टिकल 3 काफी है या फिर आर्टिकल 368 को यूज करके कंस्टिट्यूशन में चेंज लाके then can the agreement be implemented. और क्वेश्चन नंबर 3 मोरलेस सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है. तो ये सवाल आया सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेसिडेंट के तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हुई. इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि जज साहब, नेहरू नून एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत नहीं है. नया से कोई लॉ बनाना नहीं पड़ेगा, कोई लॉ में चेंजेस लाना नहीं पड़ेगा. द नेहरू नून अग्रीमेंट अपने आप ही इंप्लीमेंट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कर सकती है, बिकॉज ये अग्रीमेंट का पर्पस यही है कि जो पहले से डिसाइडेड था बाय द रैडक्लिफ अवार्ड, रैडक्लिफ भाई साहब ने जो पहले से जो बॉर्डर बना चुके थे, बस उसी को हम रेगुलराइज कर रहे हैं. कोई नए सिरे से नया टेरिटरी हम पाकिस्तान को दे नहीं रहे. तो इस वजह से नो लॉ इज नीड टू बी मेड. So this was the argument of the advocate general. फिर सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू नून अग्रीमेंट को गौर से देखा and it realized
कि अग्रीमेंट में तो बेरूबारी यूनियन को आधा आधा करने की बात है. द अग्रीमेंट सीक्स टू डिवाइड द डिस्प्यूटेड एरिया इनटू हाफ एंड हाफ. रैटक्लिफ के अवार्ड में तो ये नहीं कहा गया था कि बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और ऊपर वाला हिस्सा इंडिया का, नीचे वाला हिस्सा पाकिस्तान का, ऐसे कर लो, राइट. और 2 साल से तो बेरूबारी यूनियन इंडिया का ही है. तो इस अग्रीमेंट के हिसाब से बेरूबारी यूनियन का एक हिस्सा आप पाकिस्तान को दे रहे हैं. तो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है कि कोई नया प्रॉपर्टी हम लोग कोई नया टेरिटरी हम लोग दे नहीं रहे हैं, जो पहले से डिसाइडेड है उसको ठीक कर रहे हैं, ये तो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. सो दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल वाज नॉट एक्सेप्टेड. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट द एग्रीमेंट अमाउंट्स टू सिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी. इंडियन टेरिटरी को दे रहे हो. अब मिस्टर चैटर्जी, एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मिस्टर चैटर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा दैट द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू गिव एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू एनी फॉरेन कंट्री, चाहे लेजिस्लेटिव एक्शन से हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो. इंडिया अपना कोई भी टेरिटरी, पार्ट ऑफ टेरिटरी किसी भी फॉरेन कंट्री को दे ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा है दैट इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इंडिया सॉवरेन है, मतलब कोई फॉरेन अथॉरिटी इंडिया को नहीं चलाता. कोई फॉरेन कंट्री के हिसाब से इंडिया अपना डिसीजन नहीं लेगी. तो यहाँ पे पाकिस्तान ने बेरूबारी यूनियन मांगा और हमने दे दिया. ये तो सॉवरेनिटी पे खतरा है. दिस इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री. बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया. क्यों नहीं किया? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पैराग्राफ नंबर 31 में ये लिखा है ऑफ द जजमेंट. अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल इज जस्ट अ विजन. अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ स्टोरी, कोई आदमी था, प्रीएम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट में अगर कंफ्यूजन हो, समझने में अगर प्रॉब्लम हो, तो प्रीएम्बल के मदद से उसको समझा जा सकता है. ठीक है. पैराग्राफ 32 में ये लिखा है. पैराग्राफ नंबर 32 ऑफ द जजमेंट, इट सेज इफ द टर्म्स यूज्ड इन एनी ऑफ द आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एम्बिग्युअस or are capable of two meaning, in interpreting them some assistance may be sought in the objectives enshrined in the preamble. Preamble can be used to just understand the constitution, but preamble is not a part of the constitution. This was the opinion of the Supreme Court. और Supreme Court ने ये भी कहा that sovereignty includes the power to give or take territory. Paragraph number 33 of the judgment कहता है there can be no doubt that under international law, two of the essential attributes of sovereignty are the power to acquire foreign territory as well as the power to give territory, cede territory in favor of a foreign state. So India can give or take territory, लेकिन आर्टिकल 1(3)(c of the constitution में टेरिटरी लेने की बात है, देने की बात नहीं है. आर्टिकल 1(3)(c क्या कहता है? Let's see. So Article 1 of the constitution says India, that is Bharat, shall be a union of states. The states and the territories thereof shall be specified in the first schedule. The territories of India shall comprise the territories of the state, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. So Article 1(3)(c में property can be acquired by India but not given. So पाकिस्तान को अगर बेरूबारी यूनियन देना है, then we have to change the constitution under Article 368. आर्टिकल 3 तो सफिशिएंट है ही नहीं. इंडिया कैन अक्वायर टेरिटरी, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कोई भी कंट्री को अटैक करके उसकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर ले. इंडिया कैन अक्वायर फॉरेन प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ राइट. जिस टेरिटरी पे इंडिया का हक है, इंडिया कैन अक्वायर दैट प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कैन बाय अ सर्टेन लैंड, सर्टेन टेरिटरी फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द कंट्री ऑफ भूटान ले लो. भूटान को पैसे देके अगर हम कोई टेरिटरी इंडिया खरीद ले, तो वो बाय वे ऑफ राइट इंडिया इज डूइंग इट. व्हाट आर्टिकल 3(1)(c purports to do is to make a formal provision for absorption and integration of any foreign territory which may be acquired by India by virtue of its inherent right. तो अटैक करके पुराने जमाने की तरह जो राजा महाराजा करते थे, वैसे नहीं. By way of right, India can acquire property. Okay, but
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में प्रॉपर्टी देने की बात नहीं है. So Supreme Court said that if you want to give Berubari Union to Pakistan, you need to amend the constitution under Article 368. Article 3 जो है, it is not sufficient because it deals with the internal adjustment of states of India. Internal states में बाउंड्री कम ज्यादा करना, वो आर्टिकल 3 कहता है. सो फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये रहा. फाइनल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सवाल के जवाब दे दिए. पहला क्वेश्चन था, इज लेजिस्लेटिव एक्शन रिक्वायर्ड? तो इसका जवाब था यस, लेजिस्लेटिव एक्शन का जरूरत पड़ेगा. सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर है लेजिस्लेटिव एक्शन इफ नीडेड, देन इज आर्टिकल 3 सफिशिएंट और आर्टिकल 368 इज नीडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 3 इज नॉट कंपीटेंट, आर्टिकल 3 से कुछ नहीं होगा. आर्टिकल 368 को फॉलो करते हुए चेंजेस लाने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड देन ओनली इंडियन गवर्नमेंट कैन गिव बेरुबारी यूनियन टू ईस्ट पाकिस्तान. और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. उसके बाद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 एंड सम टेरिटरी of Berubari Union was given to East Pakistan and the Nehru-Noon agreement was successfully implemented. तो ये था 1960 का बेरूबारी यूनियन का केस. आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. पिनिकल लॉ पॉइंट में एडमिशन चल रहा है. फॉर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट दिस गिवन नंबर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय.